हाय एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के आईआईटी सेंटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, क्लास 10th हिस्ट्री का भाई चैप्टर है और काफी बेहतरीन चैप्टर है भाई। एग्जाम से काफी सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और काफी सारी चीजें तुम्हें नई जानने को पता चलेंगी। बहुत सारी न्यू थिंग्स हैं, काफी सही है पढ़ने में, आपको ही पसंद आएगा। ठीक है, तो बिना देरी के लेसन शुरू करते हैं, बकवास बाद में होती रहेगी। तो भाई सबसे पहले ध्यान से समझो, इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं क्या क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात ध्यान में रखिए कि ये गांधी जी के अराइवल के बाद का चैप्टर है, मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए अराइवल ऑफ गांधी जी की एंट्री। ओके, 1815 में। उनके आने के बाद उनका सत्याग्रह, फिर खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए। उसके बाद कौन सा टॉपिक आता है भाई? उसके बाद आता है इसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर डिफरेंट स्ट्रैंड्स। ठीक है, इसी के अंदर ही पहला जो टॉपिक मैंने लिखवाया, इसी में तुम्हारे रोलर एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड, ये सभी चीजें क्या होती है, कवर अप हो जाती है। बट हम आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, ये हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो क्या है, वो है सॉल्ट मार्च और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। लेकिन गांधी जी के अराइवल से पहले भी एक बात है, वो है द पोस्ट वर्ल्ड वॉर इफेक्ट, या द कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद या उन दिनों जो भी हालत चल रही थी। तो ये 4 टॉपिक है, मान के चलिए। तो इस तरीके से काम करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि ये चैप्टर है क्या, किस बारे में है। ओके, तो पहले समझ लो सब कुछ शुरुआत से। ओके, शुरुआत से समझते हैं, ज्यादा सही रहता है। तो हम बात करते हैं, हम अच्छे से जानते हैं भाई, हम हिंदू रहते हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में, और इंडिया पर भाई जो कॉलोनी बसाई थी आके किसने, या फिर कॉलोनी क्या, कब्जा ही कहते हैं उसे, कब्जा ब्रिटिशर्स ने किया था। कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। अब बात क्या है कि ब्रिटिशर्स पर नहीं, इंडिया पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया, इसी को ही हम इंपेरियलिज्म भी कहते हैं। इस टाइम पीरियड को हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। कॉलोनियल पीरियड, जो मन करे वो कहो। ओके, कहते हैं। इंपेरियलिज्म का भी मतलब ही क्या है, मैंने बताया भी है। ओके, तो भाई इंपेरियलिज्म का सीधे सीधे बात मतलब यही हो जाती है कि जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री पर अपनी पावर दिखाकर डोमिनेट करना चाहती है, उस पर हावी होना चाहती है, इसे इंपेरियलिज्म कहते हैं। इंपेरियलिज्म भी तभी पॉसिबल है जब अटैक किया जाए, इन्वेड हो। तो बात तो एक ही है। अब ये जो इनका शासन प्रणाली थी, ये काफी ज्यादा ऑपरेसिव थी, बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटिव थी, बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे लोगों पर। क्या अत्याचार करते थे वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये सब होता था। तो इसके खिलाफ जो लोग थे वो एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लोग एक हो जाते हैं। और जैसे ही लोग एक होते हैं तो इनका फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होता है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं हमारी आजादी की लड़ाई। ओके, ये फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो यहां से अब कहानी शुरू होती है। तो भाई थी क्या दिक्कत, वो सारी बात है। तो इंपेरियलिज्म तो हमारा जो था एंटी कॉलोनियलिज्म लड़ाई थी हमारी। तो इसको लेके, या एंटी इंपेरियलिज्म कहिए, इसको लेके हमारी लड़ाई चल रही थी कि ब्रिटिश के खिलाफ करना नहीं था कुछ भी, कि उखाड़ के फेंक नहीं था बाहर। अब हम बात करते हैं समस्याएं थी क्या देश में उन दिनों। गांधी जी का अराइवल हुआ था 1915 में और वर्ल्ड वॉर था 1914 से 1918 तक। तो कहीं ना कहीं इस वॉर का इम्पैक्ट, ओके, कौन सा वॉर है? वर्ल्ड वॉर 1, प्रथम विश्व युद्ध। इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था इंडिया में। क्यों देखने को मिल रहा था? क्योंकि जो ब्रिटिश थे या जो ब्रिटेन था,
आज का यूके, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था WWE में नहीं, WW1 में, ओके, वर्ल्ड वॉर 1 में है, WWE, ब्रिटिश इन्वॉल्व थे, तो इम्पैक्ट हम पर सीधे पड़ रहा था। अब इम्पैक्ट था क्या भाई, देखो भाई, युद्ध करोगे, लड़ाइयां लड़ोगे, तो युद्ध का खर्चा भी होगा, एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, जो अभी आप कहना चाहो। आगे बात करते हैं, फूड क्राइसिस हो गया था, खाने की कमी पड़ने लगी थी, फसलें भी खराब हो रही थी, और जिसके चलते 1921 की जब हम बात करते हैं और आगे की, क्योंकि युद्ध चल रहा है, युद्ध के बाद जब भी हुआ तो बंगाल फेमाइन भी देखने को मिली है हमें, जितना मैं जानता हूँ 19 नहीं, जितना मैं क्या सब जानता हूँ मैं, 1921 में बंगाल फेमाइन आई थी, तो भुखमरी की वजह से काफी सारे लोग मारे गए थे, इन्हीं दिनों की बात है। ओके, तो फूड क्राइसिस थी, फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे, टैक्सेस कम नहीं हो रहे थे, क्योंकि इन्होंने लोन ले रखे थे, तो जो कि लोन इन्हें चुकाना था, क्योंकि वॉर के लिए लोन तो लेना पड़ेगा। ओके, गैंग वॉर तो है नहीं, गली के बीच की पड़ोसियों की तो लड़ाई नहीं है, ये युद्ध चल रहा है जिसमें हथियार ढंग से चलेंगे, हैं, बम बारूद खूब फेंका जाएगा, तो भाई ऐसे वक्त के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए होता है, तो ब्रिटिशर्स ने काफी सारे लोन्स भी उठा रखे थे, तो उसको चुकाने के लिए ये टैक्सेस कम तो नहीं कर रहे थे, उल्टा बढ़ा भी रहे थे, तो ये सारी चीजें चल रही थी। और इससे भी बुरा क्या था, वो था फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जबरन लोगों को सेना में भर्ती करना, भले उसका मन हो जाने का या ना हो, तो ये सारी चीजें उन दिनों चल रही थी। अब बंदा क्या करे, तो ये सब चल रहा था, तो कहीं ना कहीं मतलब हालत खस्ता कर रखी थी देश की इन्होंने, ठीक है, इनका बस चलता है, ये पता नहीं क्या कर देते, ये देश ही नीलाम करवा देते हमारा पता नहीं कहाँ को। तो ये सारी चीजें उस समय पर चल रही थी, तो ये 5 चीजें हैं, चाहो तो नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो फोटो, वैसे जरूरत है नहीं, लो फोटो, लो इसकी भी ले लेना। ओके, तो ये सारी बात थी, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई, इकोनॉमिक कोलैप्स में पैसा नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, और जब ये सब चलने लगा तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आने लगा था कि कैसे भी करके इस सरकार को तो हटाना पड़ेगा, ब्रिटिश को गायब करना पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ ना, ये देश खा जाएंगे पूरा, क्योंकि ये वैसे भी खा ही रहे थे। तो पॉलिटिकली लोग एक्टिव होने लगे थे, सोशली लोग एक्टिव होने लगे थे। एक्यूट एंड ग्रीन शॉर्टेज एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मींस महंगाई, काफी सारी चीजें हो रही थी, महंगाई बढ़ गई थी, खाने की कमी हो रही थी, तो लोग परेशान थे, दुखिया गए थे बिल्कुल ही। और दूसरी तरफ न्यू आइडियाज, नए विचार भी फैलने लगे थे लोगों के बीचों बीच, और ऐसे वक्त पर एंट्री लेते हैं गांधी जी देश में। अब हम गांधी जी की बात कर लेते हैं, गांधी जी क्यों ऐसे भन भनाते हुए आए थे इंडिया में, ठीक है। गांधी जी के दिमाग में भी काफी सारी चीजें चल रही थी, गांधी जी के मन में भी काफी सारी चीजें चल रही थी, वो क्या चीजें थी ध्यान देना। अगर हम गांधी जी की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका गए थे अपनी वकालत पूरी करने, ओके। अब वहां पर इनके साथ है कि वो ट्रेन वाला, यार ट्रेन वाला हादसा हम सबने सुना है गांधी जी के साथ जो हुआ था, ठीक है, असल में काफी गलत है। तो हुआ क्या था कि वो फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे, फर्स्ट एसी तो नहीं होगा, बट हाँ वो जो फर्स्ट क्लास का जो डब्बा था, सबसे आगे वाला जो होता है जस्ट इंजन के पीछे वाला, वो केवल गोरों के लिए, मतलब केवल ब्रिटिश के लिए था, ऐसा ब्रिटिश को लगता था। बट गांधी जी बोलते हैं भाई टिकट तो मैंने भी लिया, मैं भी बैठ जाता हूँ, क्या दिक्कत है। तो ये बात ब्रिटिश से बर्दाश्त नहीं हुई, कि ये स्टैंडर्ड्स बना रखे थे ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बना रखे थे। पहली बात तो इंडियन, ठीक है, और उन्हें ब्लैक लोगों से ज्यादा दिक्कत होती थी, काले और सांवले लोगों से, जैसे वो बहुत ज्यादा गोरे थे जो कि थे भी, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। तो ये इन लोगों ने गांधी जी को गाड़ी रुकवा कर उस डब्बे से बाहर कर दिया। गांधी जी ने उसका जवाब ऐसे तो दिया नहीं, लेकिन उसके बाद अच्छा खासा जवाब दिया, क्योंकि ये तो चैलेंज कर रहे थे सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बट हाँ, एक बात आप भी समझिए कि एक गांधी जी की भी अपनी आइडियोलॉजी थी, और हमें भी सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वो चाहते थे, गांधी जो थे कोई ऐसे जाने माने ऐसे चलते फिरते आदमी नहीं थे, अपने टाइम के अच्छे खासे वकील रहे हैं, आपको पता होना चाहिए बात। गांधी जी अपने टाइम के बहुत ही फेमस लॉयर थे, वकालत करी हुई थी उन्होंने, और अगर वो चाहते तो कंप्लेंट डाल सकते थे, क्योंकि छोटे आदमी तो थे नहीं। दूसरी बात, ये भी बात वो अच्छे से समझते थे कि मुझे अंग्रेजों ने नहीं बाहर किया है, बल्कि एक मेंटेलिटी, एक विचारधारा, एक माइंडसेट ने मुझे बाहर निकाला है। तो अंग्रेजों को कूटने पीटने से कुछ नहीं होगा मेरा, ये विचारधारा ही खत्म करनी पड़ेगी। तो
साउथ अफ्रीका में जाकर इन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट भी करवाया, जो कि साउथ अफ्रीका में हमें अच्छे से पता है अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई चल रही थी और गांधी जी कहीं ना कहीं उसमें भी इन्वॉल्व थे। और गांधी जी जब भारत आते हैं तो एक आइडिया के साथ आते हैं, एक विचार के साथ आते हैं, और उस विचार का नाम था सत्याग्रह। क्या नाम था? सत्याग्रह। क्या नाम था? सत्याग्रह। ठीक है, तो सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो सत्याग्रह ये जो आइडिया है ये पनपा साउथ अफ्रीका में था गांधी जी के मन में, यहां आकर फिर से इम्प्लांट कर दिया इन्होंने, क्योंकि ये जो आइडिया था साउथ अफ्रीका में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि इसमें वायलेंस नहीं होता। बहुत से बच्चे ना आज भी काफी ज्यादा बोलते हैं क्यों वायलेंस नहीं करा आप भाई, क्या दिक्कत थी? क्योंकि आज भी ना कुछ लोगों को, और खासकर हमारे जो युवा हैं, मैं भगत सिंह जी के विचारों का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, सभी के विचार अलग अलग रहे हैं, रेडिकल्स की भी बात अलग थी। ओके, जो हमारे सख्त लड़के थे, जो सख्त लोग थे किसमें आजादी की लड़ाई में, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, बट नॉन वायलेंट वालों को का भी रोल अपना है, क्योंकि भाई मौके की नजाकत समझते थे वो लोग। अब मौके की नजाकत क्या थी मैं ध्यान से बताता हूँ। जिस समय ये सत्याग्रह बेटा भारत में आया था, मैंने तुम्हें अभी बताया भारत की क्या हालत थी, घर में रोटी नहीं है खाने को, और तुम कह रहे हो कि हम वायलेंस करके गोलियां चला लें। क्या है हमारे पास? हथियार। खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, हम बंदूकें कहां से लाएंगे? सीधी सीधी बात थी। और अगर चलो बंदूकें आ भी गई तो गांधी जी ने जितनी बड़ी भीड़ इकट्ठी करी थी सत्याग्रह के नाम पर, सबके हाथ में बंदूक दे सकते थे क्या? नहीं दे सकते थे। तो कभी कभी ना ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि नॉन वायलेंट है, क्यों वायलेंस? मारपीट कीजिए ब्रिटिश का, पीटो, हाँ खूब पीटो। जो ब्रिटिश जलियांवाला हत्याकांड करवा सकते हैं ना, वो तोपे भी चलवा सकते हैं, तो एक बार में साफ कर सकते थे। तो ये सारी चीजें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं हमें नॉन वायलेंस की तरफ जाना पड़ा। अगर हम सक्षम होते, अगर हमारे हाथ में मशीन गन तोपे होते तो हम भी चला देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट हमें पता उस समय पर देश भुखमरी से गुजर रहा था, तो सत्याग्रह का आइडिया कहीं ना कहीं काम कर रहा था, और बुरा आइडिया नहीं, अच्छा आइडिया है। ठीक है, काम कर गया तो कर गया, बढ़िया। तो सत्याग्रह का सीधे क्या मतलब होता है? नॉन वायलेंस तरीके से अपनी बात को सरकार के आगे रखना, नॉन वायलेंस तरीके से अहिंसा का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात मनवाना। क्योंकि हमें अहिंसा का इस्तेमाल यार इसलिए करना है क्योंकि हमें बात भी मनवानी है और अपने लोगों को रिस्क में भी नहीं डालना। ठीक है, तुम उनकी पॉलिसी चेंज करोगे और तुम ये सोचते हो कि तुम उनके खिलाफ वायलेंस करोगे और वो पलट के कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकता है, जो कि हुआ भी, हमें असर देखने को भी मिले थे। तो सत्याग्रह का सीन यही था। तो सत्याग्रह वो व्हाट सीन, सत्याग्रह की जो डेफिनेशन है वो यही है कि ये एक आइडिया है। क्या? ये एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। क्या? कि भाई नॉन वायलेंस तरीके से बिना हिंसा का इस्तेमाल करे हुए अपनी बात को मनवाना। ठीक है, अपनी बात को सरकार के आगे रखना, कोई भी हिंसा नहीं होगी, कोई मारपीट नहीं करेगा, गाली तक नहीं देंगे। ठीक है, ताकि हम ये बात बोल सकें कि हमने कुछ बुरा नहीं करा था। समझ में आई बात? तो सत्याग्रह का आइडिया रहा। गांधी जी जैसे इंडिया में आते हैं तो 3 सत्याग्रह के आंदोलन करते हैं, खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। लो पहले आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। लो गांधी जी आगे, आगे जल्दी आगे, मेरी फोटो मत ले लेना, इनकी लो फोटो। ओके, तो चंपारण खेड़ा सत्याग्रह। ओके, चंपारण हुआ 1917 में। मैं चंपारण का ऐसे बता देता हूँ। चंपारण की जो बात थी वो बात यार ये थी कि मेरी डायरी का छोड़ो, जान दो, डायरी को छोड़ो। हाँ, तो चंपारण की बात क्या थी कि लोगों पर जबरदस्ती उनसे इंडिगो फार्मिंग करवाई जाती थी। जो हमारे फार्मर्स थे उनसे जबरदस्ती नील उगवा रहे हैं। फूड क्रॉप्स अच्छी खासी उग रही थी, गेहूं चावल उग रहे थे, मगर नहीं, इन्हें नील उगवानी है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स अच्छे से जानते थे कि भाई इनकी जो डिमांड बहुत है मार्केट में, तो प्रॉफिट कमाना था ब्रिटिशर्स को। हमारी हालतों से तो कोई मतलब नहीं था, वही बोल रहा हूँ बार बार, इन्हें हमारे हालातों से मतलब नहीं था। मैं ध्यान से सुनना, मैं कभी भी ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं बताता, मुझे उनका कुछ नहीं पसंद है, मैं सच बताऊं तो। केसरी 2 तुम देखो, अच्छे से देखना ध्यान से, तुम्हें और समझ में आएगा चैप्टर ये। ठीक है, तो नोट में लिख लो कि घर जाके केसरी 2 देखनी है। अब ध्यान दो, बात क्या थी कि इनसे जबरदस्ती इंडिगो फार्मिंग करवाई जा रही थी और फार्मर्स ये करना नहीं चाहते थे। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के भी उल्लंघन है भाई, जमीन जिसकी है उससे पूछ तो लो कम से कम, वो उगाने का चाहता। तो ये सारी बातें ब्रिटिश जबरदस्ती कर रहे थे। तो ना तो ये टैक्स कम कर रहे थे और दूसरी तरफ इंडिगो फार्मिंग भी लगातार इनसे करवा रहे थे। तो गांधी जी ने इस बात की सुलह करवाई थी। तो चंपारण सत्याग्रह यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ। ब्रिटिशर्स की नजर में गांधी जी एकदम चढ़ गए। ये क्या हुआ? क्योंकि अभी तक तो किसी ने
इसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की थी, बट गांधी जी नेता बनकर आ गए थे, तो ये बात हुई। तो पहला सत्याग्रह यहाँ पर सक्सेसफुल होता है। उसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में क्या था भाई, क्रॉप फेलियर हो गया था, फसलें खराब हो गई थी, और फसलें खराब होने की वजह से जो किसान था वो रेवेन्यू मतलब टैक्स नहीं दे पा रहा था, किसे, अंग्रेजों को। क्या वो टैक्स नहीं दे पा रहा था, लिखा हुआ भी है, बट अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो ज्यादा सही है, ठीक है। तो क्या था, तो फार्मर्स ने मना कर दिया था हम टैक्सेस नहीं भरेंगे, बट ब्रिटिश तो बोल रहे थे भाई कहीं से भी लाओ टैक्सेस, भले ही खुद को बेच दो, भले अपने घर नीलाम कर दो, हमें हमारा टैक्स चाहिए। ये बात साफ साफ बोली। तो ये बात गांधी जी को पसंद नहीं है, वो वहां भी पहुंच गए कि भाई, तो उन्होंने साफ मना कर दिया फार्मर्स को कि एक पैसा नहीं देना ब्रिटिश को, अंग्रेजों को एक पैसा नहीं देना टैक्स का, क्योंकि हमारी हालत नहीं है पैसे देने वाली। तो फार्मर्स टैक्स नहीं भरते, तो भरवा लो, किससे भरवाओगे। तो ये हुआ। फिर अगली थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में बात क्या थी मैं बता देता हूँ, दो नाम है यार, मैं वो नाम पढ़ देता हूँ एक बार, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्राज में नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि वो नाम ना थोड़े से हार्ड है मेरे को याद। अनुसया साराभाई और अंबालाल साराभाई, आप भी लिख लो, अनुसया साराभाई और अंबालाल साराभाई। बस नाम में समस्या जानता हूं मैं बाकी ध्यान से समझो भाई। अब ध्यान समझना, ये जो दो हैं, ये बात थी क्या, ये एक वॉलंटियर की तरह थे। कहां पर, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। बात थी क्या कि ये मजदूरों की मांगों को रिप्रेजेंट करते थे ऑनर्स के सामने। कॉटन मिल्स चलती थी उस समय पर, क्या चलती थी भाई, रुई की मिल चलती थी, कॉटन मिल थी, ठीक है। तो कॉटन मिल ऑनर्स के सामने ये अपने मजदूरों की मांग रखते थे, मतलब ये वॉलंटियर थे, लीडर थे, कुछ भी कहिए, मजदूर यूनियन के। तो बात क्या थी कि मैंने अभी बताया कि देश की हालत काफी खराब थी, सैलरी बढ़ नहीं रही थी, टैक्सेस बढ़ रहे थे, दोनों चीजें कुछ खराब ही चल रही थी। तो इन्होंने हायर वेजेस मतलब सैलरी ज्यादा एक्सपेक्ट की, और एक्सपेक्ट क्या कि मांग की, इन्होंने मांग की कि भाई हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमारी पगार बढ़ा दो सेठ जी। इन्होंने मना कर दिया। और जब इन्होंने मना कर दिया तो मजदूरों ने छोड़ के जाने का प्लान बना लिया कि हम जा रहे हैं, फिर कि कर लो, तुम्हें क्या करना है, हम जा रहे हैं। तो बात क्या होती है कि इधर कॉटन मिल ऑनर्स वर्सेस वर्कर्स, ठीक है, लेबर्स जो भी मानिए, इनके बीच में लड़ाई अच्छी खासी चल रही थी। तो ये दो पर्सन थे जो क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने लेबर्स को या अपने वर्कर्स को। तो इनके बीच में काफी ज्यादा रस्साकशी चल रही थी। तो गांधी जी आकर यहाँ पर भी सुलह करवाते हैं। अब समस्या क्या थी कि कॉटन मिल ऑनर्स ब्रिटिशर्स थे, ठीक, कॉटन मिल ऑनर्स ब्रिटिशर्स थे, जो रेवेन्यू ले रहे थे वो ब्रिटिशर्स थे, और इंडिगो फार्मिंग करवाने वाले भी अंग्रेज थे। तीनों काम अंग्रेज के मुनाफा हो सकता था, गांधी जी ने आके सारा गुड़ गोबर कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात अंग्रेजों को दिखने लग गई थी कि जो लोग हैं ना, अब हमसे ज्यादा गांधी की सुनने लगे, और ये अब हमें दिक्कत देगा, बहुत बड़ी दिक्कत देगा, ठीक है। अब गांधी जी ऐसे नहीं आते थे कि अगर कि नहीं देना तो सबने मना कर दिया, ऐसा नहीं। एक प्रोटेस्ट होता था भाई, जैसे हड़ताल की तरह होता ना, स्ट्राइक दे दी, चलो नहीं कर रहे, हम काम ही नहीं कर रहे तुम्हारा, ठीक है, इंडिका फार्मिंग करनी नहीं है जो नहीं कर रहे, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, सब भग जाएंगे, चलाते रहिए मिल अपनी, उतार लियो कर्जा, कैसे उतारेगा। तो ये सारी बात है। तो पहली बात ब्रिटिशर्स ने भारतीयों की ताकत देखी थी कि क्योंकि इंडिया पर कब्जा करने का मतलब जमीन के किसी टुकड़े पे कब्जा करना थोड़ी है, इंडिया के लोगों पर कब्जा करना है। अब है जोर तो इंडिया के लोग तब कब्जे में आने वाले में से नहीं दिख रहे थे, क्योंकि जो भी मुनाफा कमा रहे थे हमसे काम करवा के ही तो कमा रहे थे। तो ये सारी बातें होती हुई ब्रिटिशर्स ने देखी, और फिर इन्होंने जो मूवमेंट किए, इन्होंने जो फिर हरकतबाजी की, वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक। इतनी बात समझ में आई तो अच्छी बात है यार, हमने एक टॉपिक तो कवर किया। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे मैं इधर उधर होता रहूं ना, स्क्रीनशॉट लेते रहो, जो जल्दी से पकड़ो, ये भी लो, जल्दी लो, बढ़िया, ये भी लो, ठीक है। तो ये बात इतनी समझ में आई, बढ़िया। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है, सुनो फिर ध्यान।